मकान मालिक मेरी बीवी पर बुरी नज़र रखता था क्योंकि मैंने घर से भागकर एक लड़की से शादी कर ली और मुझे किराए के घर पर रहना पड़ रहा था। उसने जब मेरी बीवी को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। एक दिन जब मकान मालिक मेरे पास किराए के पैसे लेने के लिए आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उससे कुछ मोहलत मांगी तो वह कहने लगा कि तुम पैसे के बदले कुछ और भी दे सकते हो। वह बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। एक दिन मैं अपनी बीवी को घर में छोड़कर अपने बाबा से पैसे लेने गया। मैंने वहां जाकर देखा कि मेरे बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती एक लड़की से करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब मैं उस लड़की के साथ रहने लगा। जब मुझे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो मैं फ़ौरन उसके पास भागता हुआ गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला और मैं कमरे में गया तो जो कुछ मैंने देखा वह देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम सोमेश है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हम गांव में रहते थे। हमारा छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। लेकिन एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। बाबा ने मेरी माँ को बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। फिर एक डॉक्टर ने बताया मेरी माँ का इलाज शहर में हो सकता है। तो हम अगले ही दिन माँ को लेकर शहर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। माँ के देहांत के बाद मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अकेले ही मेरा पालन पोषण किया। मेरी माँ के देहांत के बाद बाबा का गांव में दिल नहीं लगता था, इसलिए वह मुझे लेकर शहर आ गए। लेकिन हमारे पास ना रहने का कोई ठिकाना था, ना ही कोई काम था। मेरे बाबा काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि एक गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। गाड़ी से एक आदमी निकला। उसने बाबा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहाँ बाबा का इलाज करवाया। वह आदमी बहुत अच्छा था, वरना तो आजकल के लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, इंसान को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। वह यह भी नहीं सोचते कि जिसका उन्होंने एक्सीडेंट किया है, हो सकता है वह अपने घर का अकेला कमाने वाला हो। एक मर्द की ज़िंदगी से उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी जुड़ी होती है। अगर उस आदमी को कुछ हो जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। उस आदमी ने बाबा से पूछा कि आप क्या करते हैं। बाबा ने बताया कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ और मेरा एक बेटा है जो भी 10 साल का है। तब उस आदमी ने कहा कि क्या तुम मेरे पास काम करोगे। बाबा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप जो काम बोलोगे वह मैं करूँगा। उन्होंने बाबा से कहा, मेरे ड्राइवर बनोगे। बाबा ने कहा हाँ। वह कहने लगे, कल से काम पर आ जाना। बाबा यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उन्हें नौकरी मिल गई है। उन्होंने हमें रहने के लिए छोटा सा घर भी दे दिया था। बाबा एक बहुत बड़े आदमी के ड्राइवर थे। बाबा चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूँ लिखूँ और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ बीए ही किया था। उसके बाद मैं सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। बाबा मुझे बहुत समझाते। वह मुझसे कहते कि मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा देता हूँ, लेकिन मैं मना कर देता। बाबा कहते कि ठीक है, पढ़ाई मत करो, मैं बात करके तुम्हें कोई नौकरी ही दिलवा देता हूँ। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। लेकिन मैं बाबा से कहता, नौकरी की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन हैं। सारी ज़िंदगी नौकरी ही करनी है, अभी मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दें, लाइफ को एंजॉय करने दें। बाबा मेरी बात सुनकर खामोश हो जाते। जवानी में शायद ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ अपने दिल की ही सुनते हैं। अपने माता पिता की बात तो हमें समझ में ही नहीं आती। वह जो भी कह रहे हैं हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। एक दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा था, एक लड़की सड़क क्रॉस करते हुए मेरी बाइक के सामने आ गई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बाइक को संभाला।
मैं गुस्से में उस लड़की से बोला, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? तुम्हें सड़क क्रॉस करना नहीं आता तो घर से बाहर निकलती ही क्यों हो? वह लड़की खामोशी से मेरी बात सुनती रही, किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया तो मैं तो उसे देखता ही रह गया। मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। वह डरी और सहमी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे कहा कि अब इसमें रोने की क्या बात है। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और वहाँ से चली गई। मेरी नज़र दूर तक उसका पीछा करती रही। तब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सोमेश भाई, वह लड़की जा चुकी है, हमें भी अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसा ना हो यहीं खड़े खड़े रात हो जाए। लेकिन मैं उस लड़की को नहीं भूल पा रहा था। जब भी आंखें बंद करता उसका खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आ जाता। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़की में जो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इस बात को 6 महीने हो चुके थे। उस लड़की का चेहरा आज भी मुझे याद था। उसमें कुछ तो ऐसा था जो मैं उसे भुला नहीं पा रहा था। एक दिन मैं अब्बा की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया तो मैंने उस लड़की को वहाँ पर देखा। वह मेडिकल स्टोर वाले से बोली, मेरा हाथ जल गया है, आप कोई दवाई दे दें। मेडिकल स्टोर वाले ने कहा, तुम 2-3 दिन से दवाई उधार लेकर जा रही हो और पैसे नहीं देती। पिछले पैसे दो तब तुम्हें दवाई मिलेगी। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा, आप इन्हें दवाई दे दें, पैसे आपको मैं दे दूँगा। तब उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोली, आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, जब आपके पास पैसे हों तो वापस कर देना। कुछ देर सोचने के बाद लड़की बोली कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूँगी। उस लड़की ने दवाई ले ली और वहाँ से चली गई। जाते जाते मैंने अपना नंबर उसे दे दिया। वह भी खामोशी से मेरा नंबर लेकर चली गई। मैं घर आया और मैंने बाबा को दवाई दी, लेकिन मैं अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। पता नहीं वह लड़की कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका। मैं अपनी ही सोच में गुम था कि बाबा ने मुझे कहा, बेटा, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरी जगह काम पर चले जाना। मैंने मालिक से बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मैं बाबा को मना नहीं कर सकता था क्योंकि बाबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए मैं सुबह होते ही काम पर चला गया। जैसे ही मैं उनसे मिला मैंने उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम मेरे ड्राइवर रवि के बेटे हो? मैंने कहा, जी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो। मैंने गाड़ी निकाली और वहाँ मेरे साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुँचे। मैंने उनके बड़ा सा बंगला देखकर हैरान रह गया था। जितना आलीशान उनका ऑफिस था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान उनका बंगला था। मैं वहीं वॉचमैन के पास बैठ गया। कुछ दिनों बाद बाबा की तबीयत भी ठीक हो गई तो वह अपने काम पर वापस आ गए। बाबा ने मुझसे कहा, बेटा, अब तो तुम कुछ काम कर लो। मैंने बाबा से कहा कि ठीक है, आप मालिक से बात करें, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा यह सुनकर बहुत खुश हुए। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गया। अभी मैं लेटा ही था कि मेरे फ़ोन पर रिंग बजी। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से कोई नहीं बोला। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया और ज़ोर से बोला, जब बोलना नहीं होता तो फ़ोन क्यों करते हो? सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा कि मैं हूँ। मैंने कहा, कौन मैं? तब उसने बताया कि मैं वही हूँ जिसने आपको पैसे वापस करने थे। मैंने उससे पूछा कि कौन से पैसे? उसने कहा, उस दिन मेडिकल स्टोर पर आपने मेरी दवाई के पैसे दिए थे और कहा था जब मेरे पास पैसे होंगे तो आपको इस नंबर पर कॉल करके पैसे वापस कर दूं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप रहने दें, आपको पैसे के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, ऐसे में मैं आपके पैसे अपने पास नहीं रख सकती। मैंने उसका कहा कि कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं, 300 ही तो हैं और आप फिक्र मत करिए, मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में पीछे से आवाज़ आई, कहाँ मर गई कामचोर, तुझे तो बस काम से भागने का बहाना चाहिए। लड़की ने घबरा कर कॉल काट दी। जब से उसने फ़ोन काटा था मैं उसी के बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने खुद ही उसे कॉल किया लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ।
मैंने दोबारा उसका नंबर लगाया। इस बार फ़ोन रिसीव हो गया। फ़ोन पर वही लड़की थी और मैंने उससे पूछा कि इस दिन क्या हो गया था, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। मैंने सोचा तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ सब ठीक तो है। मुझे इसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? उसने एकदम फ़ोन काट दिया। मैंने फिर से उसका नंबर लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे अपने कमरे में बेचैनी सी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आकर टहलने लगा। जब बाबा ने मुझे टहलते हुए देखा तो वह मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मैंने उनसे कहा, नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। बाबा ने मुझसे कहा कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अगर कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाबा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से तो जैसे नींद उड़ गई थी। मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं क्यों अनजान लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। एक दिन उसने मुझे कॉल की और मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी और उसकी बताई हुई जगह पर चला गया। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उससे पूछा कि आप कहीं जा रही हैं? उसने मुझसे कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तब उसने मुझे कहा, मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। इतना कहते ही वह रोने लगी और फिर मुझसे बोली कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, रह लूँगी। कभी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं करूँगी। मैं उसकी बात से सुनकर खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी इस बात का क्या जवाब दूँ। उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे, पता नहीं कैसी लड़की है, खुद ही मुझसे शादी के लिए कह रही है, जबकि आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, ना ही मैं आपको जानती हूँ। वह लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा कि तू परेशान ना हो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ मैंने एक किराए का मकान ले लिया। वह लड़की जिसका नाम कोमल था। मैंने वहाँ जाकर उस लड़की से शादी कर ली और हम दोनों वहीं साथ में रहने लगे। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने बारे में सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैंने होश संभाला तो सिर्फ अपने चाचा को देखा था। मेरे माता पिता के बारे में मुझे कुछ पता नहीं कि वह कौन है, उनकी मौत कैसे हुई। जब मैं चाचा से पूछती कि मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। तब तुम 1 साल की थी। सुबह होते ही चाचा काम पर चले जाते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता था। मैं कमरे में कोने में बैठी रहती और अपने माता पिता को याद करके रोती रहती। एक दिन चाचा अपने साथ एक औरत को घर ले आए। चाचा ने कहा, यह तुम्हारी चाची है, मैंने शादी कर ली। मैं यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन मैं कुछ ना बोली। एक दिन चाची मेरे कमरे में आई और मुझसे आकर बोली, महारानी, कभी कुछ काम भी कर लिया करो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम्हें कमरे में बैठे बैठे खिलाएं। मैंने कहा, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। उस पर चाची ने मुझे घूरते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करती। यहाँ पड़े पड़े फ्री का खाना भी तो खा रही है। सुबह जल्दी उठना, मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से घर की सफाई करना और जैसा खाने में बनाने के लिए कहूँ वैसा ही बनाना। मैंने चाची से कहा, ठीक है। सुबह उठते ही मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद चाची ने कहा वह खाना भी बनाया। सारा दिन काम करके मैं बहुत थक चुकी थी। जब मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में गई तो चाची का भाई मेरे पीछे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने उससे कहा, मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना मैं चाचा को बुला लूँगी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नखरे तो दिखो मत। मैडम, इतने में चाची मेरे कमरे में आ गई और वह चाची से कहने लगा, इसने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी, मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने चाची से कहा, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, बल्कि यह खुद मेरे पीछे यहाँ आया है।
मैं तो इससे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चाची ने मुझे मारना शुरू किया और कहने लगी, तू मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। पता नहीं किसका गंदा खून मेरे घर में भी गंदगी फैला रहा है। कल ही इसके चाचा से कहकर इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करवाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अगले दिन जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ से एक प्लेट टूट गई, तो चाची ने मुझे बहुत सुनाई और मेरा हाथ जला दिया। उस दिन मैं मेडिकल स्टोर पर इसीलिए दवाई लेने आई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। चाचा चाची को मेरे ऊपर तरस नहीं आया। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो चाची को बात करते हुए सुना। चाची कह रही थी, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता है, उसकी बीवी का देहांत हो गया है। जब वह दूसरी शादी करना चाहता है, मैंने कोमल का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है और वह शादी के बदले मुँह मांगी रकम भी देगा। अब जल्दी से इसकी शादी करके इसे यहाँ से दफ़ा करो। चाचा भी कहने लगे, चलो अच्छा है, हमारे किसी काम तो आई। मैं भारी कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आई। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे चाचा चाची मेरे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। सुबह चाचा मेरे कमरे में आए और मुझसे आकर बोले, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, तुम्हारी चाची लेकर आएगी। उनकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रही। रात को जब चाचा चाची वापस आए तो उनके साथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। यह देखकर मैं समझ गई, शायद उन्हें मेरी शादी की कीमत मिल चुकी है। वह लोग सोच रहे थे कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी जाग रही थी। मैंने उनके कमरे से बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनी। चाची कह रही थी, तुम्हारी बेटी भी तो खूब ऐश कर रही है। इसकी शादी के बाद जब हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हम यह घर बेचकर इससे बड़े बंगले में रहने चले जाएंगे, जहाँ तुम्हारी बेटी रहती है। मेरे चाचा की कोई बेटी भी थी, मुझे आज तक इस बारे में पता ही नहीं था। चाचा ने कहा, वह तो मुझे पहचानती भी नहीं। मैं तो उसे अपने मालिक की बेटी बनाकर अपने मालिक को देकर आया था और मैंने अपने मालिक से कह दिया कि मेरी बेटी तो पैदा होते ही मर गई। मेरी बेटी और मेरी मालिक की बेटी एक ही दिन एक ही अस्पताल में पैदा हुई। मैंने अपनी बेटी उनकी बेटी से बदल ली। मैंने अपनी बेटी को उनकी बेटी की जगह रख दिया, उनकी बेटी को उठा लिया। आज मुझे अपनी सच्चाई पता चल गई। उस आदमी को जिसे मैं अपना चाचा समझ रही थी, मेरा कोई भी नहीं था। शायद इसलिए वह मुझ पर इतना जुल्म कर रहा था। जब तुम मुझसे मिले और तुमने मुझे अपना नंबर दिया, तुम मुझे भले इंसान लगे। मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। चाची ने चाचा से कहा कि आराध्या को तैयार कर दो, आज इसकी शादी है। मेरे तैयार होने से पहले चाची ने कहा कि मैं उनके लिए चाय बना कर दूँ, फिर तैयार हो जाऊँ। मैंने उनकी और चाचा की चाय में नींद की गोलियां मिला दी। चाय पीते ही वह सो गए और मैं अपना सारा जेवर और पैसा लेकर वहाँ से भाग कर आ गई। और फिर मैंने तुम्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया। कोमल मुझे यह बातें बताते हुए बहुत रो रही थी। अब मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, अपनी संतान की सुख के लिए दूसरे की संतान का सुख कैसे छीन सकता है। मैंने कोमल को चुप कराया और उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके चेहरे पर भी एक सुकून था, क्योंकि उसका दिल भी हल्का हो चुका था। हमें घर छोड़े हुए 4 महीने हो गए। जो हमारे पास था सब खत्म हो गया। हम दोनों ने छुपकर शादी तो कर ली। कोमल जो पैसे लेकर आई, कुछ महीनों तक तो उससे हमारा गुजारा हो गया, मगर अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं बहुत परेशान था। मकान मालिक भी रोज़ किराया लेने आता, उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। वह मेरी बीवी पर गलत नज़र रखता था। जब मैं उससे कुछ मोहलत मांगता तो वह मुझसे कहता कि पैसों के बदले कुछ और भी ले लेगा। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आता। एक दिन मैंने सोचा, क्यों न अपने बाबा के पास जाऊं, वह ज़रूर मेरी कुछ न कुछ मदद करेंगे। मैं अपनी पत्नी को बिना बताए बाबा के पास गया। बाबा जी ने देखते ही खुश हो गए और उन्होंने मुझे वापस नहीं जाने दिया। उन दिनों वह बीमार थे। मैं उन्हें छोड़कर वापस आ नहीं सका। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी एक लड़की से शादी करवा दी।
मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा ने मेरी एक न सुनी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मुझे अपनी पहली पत्नी का ख्याल आया तो मैं उसी रात उसके पास भाग कर गया, और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर मेरी बीवी के साथ एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। कोमल ने मुझे देखते ही मुझसे कहा, तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया? मैंने कोमल से पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसने हैरत से मुझे देखा और कहने लगी, किसका हो सकता है यह बच्चा? तुम्हारा ही है। जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तुमने तो जानने के बाद पलटकर भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम पूरे 1 साल बाद वापस आए? मैंने रोते हुए अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। मैंने कोमल से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपने बाबा से पैसे लेने गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर वापस नहीं आ सका। उन्हीं दिनों बाबा ने मेरी एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी करवा दी। वह बाबा के मालिक की बेटी थी। मालिक के बाबा पर बहुत ज़्यादा एहसान थे, इसलिए वह उन्हें मना नहीं कर सके। इसीलिए मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। उसके बाद मैं बाबा की देखभाल में लग गया। कुछ ही दिन पहले बाबा का देहांत हो गया, लेकिन बाबा ने मुझसे वादा किया कि मैं कभी भी उनके मालिक का साथ ना छोड़ूं। मालिक खुद बहुत अच्छी इंसान है। मालिक की पत्नी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। मालिक की उम्र अब हो चुकी है, इसलिए मुझे ही उन दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। मालिक की बेटी भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी। वह किसी और को पसंद करती थी, लेकिन मालिक ने उससे कहा अगर वह मुझसे शादी नहीं करेगी तो वह उससे अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही मालिक की बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया। मालिक से कहा कि मैं खुद छोड़ कर गया। मालिक मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं। मैंने एक दिन मालिक को सब कुछ बता दिया। मालिक ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझसे कहा कि मैं अपनी पत्नी को वापस यहाँ लेकर आ जाऊँ। मैं ज़िंदगी की परेशानियों में बहुत उलझा हुआ था। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने शादी से पहले आपसे वादा किया था कि आपसे कभी कोई गिला शिकवा नहीं करूँगी। मैंने आपको माफ़ कर दिया। आपके जाने के बाद मालिक मुझे बहुत परेशान करता था, लेकिन जब एक दिन उसकी बेटी कॉलेज से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। जब मकान मालिक को पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा कि शायद मेरी गलतियों का सिला भगवान ने मेरी बेटी को दिया है। मैं दूसरी औरतों की इज्जत नहीं करता था, इसीलिए आज मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ हुआ है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया। तब से वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसी ने मुझे खाने पीने के लिए दिया। मकान मालिक ने मुझसे भी माफ़ी मांगी। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर से कोमल को लेकर अपने घर वापस आ गया। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा, बीवी और बच्चे को लेकर उनके घर खाने पर आओ। मैंने कहा कि मालिक, आपकी बेटी बुरा मान जाएगी। उन्होंने कहा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले दिन शाम को हम उनके घर खाने पर चले गए। मैंने मालिक से पूछा कि अब मालकिन की तबीयत कैसी है। मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, मैं उनको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी लग रही थी। कोमल भी हैरत से मालकिन को देखने लगी। मालिक ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी बीवी के घर वाले कहाँ हैं। मैंने मालिक को बताया कि कोमल के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसको उसके चाचा ने पाला है। मालिक ने एक फ़ोटो निकाल कर मुझे दिखाई और कहा कि यही है ना तुम्हारी पत्नी के चाचा। चाचा का फ़ोटो देखा और कहने लगी कि जी हाँ, मगर आप उन्हें कैसे जानते हैं? मालिक ने बताया कि यह आदमी हमारे ऑफिस में नौकरी करता था और वह बहुत गरीब था। उसका हमारा घर में आना जाना शुरू हो गया और मैं इस पर भरोसा करने लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह मेरी आस्तीन का सांप निकलेगा। एक दिन मुझे ही डस लेगा। जब मेरी बेटी पैदा हुई, यह मेरी बेटी को लेकर भाग गया।
मैंने इसे बहुत ढूंढा, पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चला। जब मेरे घर वह अपनी बेटी से मिलने आया तो मुझे देखकर छुप गया, लेकिन मैंने उसे देख लिया था। उसके बाद मैंने उसका पीछा किया और उसे पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, जिसे तुम लेकर भाग गए। उसने बताया कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। मैंने उससे पूछा कि कौन लड़का, कहाँ रहता है। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वह इस नंबर पर किसी लड़के से बात करती थी। मैंने नंबर लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब मैंने उस नंबर का पता करवाया तो मुझे पता चला कि वह नंबर तुम्हारा है। इससे पहले कि मैं अपनी बेटी के बारे में तुमसे कुछ पूछता, तुमने खुद ही मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने मेरी बेटी से शादी की हुई है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर खाने के लिए आओ। और कोमल किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, जिसको बचपन में ही मुझसे छीन लिया गया। कोमल को अपने माता पिता मिल गए और उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। वह अपने माता पिता से गले मिलकर रोने लगी। उसका चाचा, जिसने धोखाधड़ी की थी, वह जेल में बंद है। मेरी दूसरी पत्नी, जो कोमल के चाचा की बेटी है, उसकी हरकतें भी अपने बाप से कम नहीं। जिस लड़के को पसंद करती उसके साथ भाग गई थी। उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। किसी को धोखा देने से पहले यह भूल जाते हैं कि सबका हिसाब इसी दुनिया में होना है। भगवान सब देख रहा है, हर किसी को उसके लिए किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। अब कोमल और मैं इसी घर में मालिक और मालकिन के साथ रहते हैं। कोमल के माता पिता उसको बहुत प्यार करते हैं। हमारा बेटा भी अब 3 साल का हो गया और स्कूल जाने लगा, और हम हंसी खुशी एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं।